लद्दाख में चीन पर उसकी ही चाल उल्टी पड़ गई है। गलवान घाटी में जहां चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है, वहीं भारतीय सेना ने भी अपने कदम 1 किलोमीटर पीछे हटाए हैं। हालांकि पैंगोंग त्सो इलाके में तनातनी अभी भी बरकरार है, लेकिन चीन का जो गुरूर 5 और 6 मई के बाद से बना हुआ था, वो काफी हद तक चूर चूर हो गया है। अचानक उसके सुर में भी अब नरमी आ गई है। लद्दाख में एलएसी के पास कई हफ्ते से हेकड़ी दिखा रहे चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के बोल बदल गए। ड्रैगन की अकड़ ढीली पड़ गई है। चीन की हेकड़ी गुम, गलवान घाटी में पीछे हटा ड्रैगन। चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव कुछ कम हो गया है। यहां चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर पीछे कर ली है। हालांकि पैंगोंग झील के पास दोनों ओर की सेनाएं फिंगर 4 इलाके में जमी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच 6 जून को भारत चीन की सैन्य स्तर की वार्ता महत्वपूर्ण है, जहां इस पर बातचीत हो सकती है। अब सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने दबंगई दिखाते हुए भारत को आंख दिखाई, वो अब नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के सामने एक सवाल क्या उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे। उनसे पूछा गया कि भारत चीन की तनातनी के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन का क्या कहना है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और स्पष्ट है और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति को ईमानदारी से लागू किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पता चला कि इस विवाद को लेकर उनका मूड खराब है। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy and probably China is not happy. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see that. मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। मंगलवार को पीएम मोदी से ट्रंप ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हों। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत अमेरिका की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है। कोरोना पर पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत शुरू होगी तो उसका गुरूर और टूटेगा। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। ये तो बात हुई लद्दाख की, लेकिन भारतीय सेना उत्तराखंड में भी चीन से लगने वाली सीमा पर नजर बनाए हुए है। 1962 में उत्तराखंड की नेलोंग घाटी में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी और इस बार वहां के हालात किस तरह के हैं, इसका जायजा लिया आज तक ने। यहां चीन से निपटने की भारत की किस तरह की तैयारी है और इस पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी दे रहे हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। लद्दाख में भारत चीन की तनातनी के बीच उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के बेहद करीब पहुंचा आज तक।
8000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में लिया हालात का जायजा। वो गांव जहां लड़ी गई थी 1962 की लड़ाई। युद्ध भूमि पर इस बार कितनी तनातनी, कैसी है चीन को जवाब देने की भारतीय सेना की तैयारी? भले ही हर्सिल से लगने वाली जो चीन की सरहद है वहां पर अभी तक चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो सेना की यूनिट तैनात है, आईटीबीपी के जो लोग हैं, वो किसी तरह का मौका चीन को नहीं देना चाहते। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी के कैमरे में कैद एक एक तस्वीर क्या बयां करती है। जहां आज भी मौजूद हैं 1962 में भारतीय सेना की बनाई बंकर। क्या एक बार फिर चीन के खिलाफ पड़ने वाली है इन बंकरों की जरूरत? इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये नीलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में इस वक्त कैसे हैं हालात? क्या युद्ध की आशंका बढ़ा रही है सरहदी गांवों के लोगों की परेशानी? आखिर क्यों चरवाहों को सरहदी इलाके में जाने से रोका गया? सरहदी इलाकों में सामरिक सड़कों के निर्माण में आई तेजी। तोप टैंकों को ले जाने के लिए जरूरी बड़े पुलों को बनाने का काम भी तेज। चीन की हिमाकत से कैसे निपट रहा है हिंदुस्तान? भारतीय सेना की तैयारियों पर देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सेना ने अपनी तैयारी बढ़ाई है और इस वक्त हाईवे पर हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाली हाईवे है वहां पर सेना की कुछ अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ये कैंप के तौर पर देख रहे हैं सेना की गाड़ियां, सेना के जवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि अगर चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, हर्सिल, आज तक। आज तक की टीम नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव तक पहुंची। यहां 1962 में भारत चीन युद्ध के निशान अब भी बाकी हैं और इस बार भी खबर यह है कि चीन ने अपनी 2 हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत ने भी चीन से निपटने की तैयारी पूरी कर रखी है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड में चीन से लगने वाले भारत के सरहदी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन इलाकों में भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन ने इन इलाकों को भी निशाना बनाया था। ये इलाका है नेलांग घाटी का, जहां आज भी 1962 में लड़े गए युद्ध के निशान बाकी हैं। लिहाजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के लिए निकल पड़े। आज तक की टीम का पहला पड़ाव था उत्तरकाशी जिले का हर्सिल, जो उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हर्सिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हर्सिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हर्सिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहां से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया।
वहीं सेना के ट्रक और आईटीबीपी की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं चीन से मुकाबले में पुलों और सड़कों का जाल बिछाना काफी अहमियत रखता है। दरअसल इनके जरिए ही भारतीय सेना के जवान और उनका साजो सामान जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचता है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम जल्दी ही चीनी सीमा से सटे गांव बगोरी पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गांव में पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी। यहाँ सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल बगोरी गांव नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। 1962 के दौरान इससे आगे के गांव उजड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और अब वो बगोरी में आकर बस गए हैं। से लगने वाली सरहद नीलांग घाटी के आखिरी गांव बगोरी पहुंचे हैं। दरअसल बगोरी गांव के जो लोग हैं वो तिब्बत से लगने वाली जो सरहद है वहां का जो भारत का गांव जादोंग था, वहां से ये लोग विस्थापित हुए थे 1962 की लड़ाई में। जैसे कि शिलालेख पर लिखा गया है कि 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो नीलांग में स्थापित किया जाता था, उसे स्थापित करने में नीलांग, जादोंग और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। यहाँ ज्यादातर लोग तिब्बत की भूटिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई देखी थी। इस बार उन्हें चीन की किसी हरकत की खबर नहीं, लेकिन यहाँ के कई लोग ये मानते हैं कि चीन के मुकाबले हमारी तरफ सड़क और पुल बनाने में और तेजी लाने की जरूरत है। अब आप देखिए, उत्तरकाशी से आप ऊपर आए होंगे तो आप देख रहे हैं, आप भैरव घाटी तक जाइए, रोड का काम अभी तक हुआ नहीं है कि इवन कभी बड़ी व्हीकल जानी है या आपके तोप जाने हैं तो उनके लिए कम से कम डबल वे तो होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो इसी कानून में फंसा हुआ है, इको सेंसिटिव जोन में। तो वो अगर खुलेगा तो शायद जल्दी काम होगा। 1962 के युद्ध के निशान यहाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था। इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये नीलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो बाएं तरफ का इलाका है ये हिमाचल किन्नौर का इलाका है। इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है, जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। मंजीत नेगी, बगोरी गांव, हर्षिल, आज तक। चीन ने अपने इलाके में पुल और सड़क बनाए हैं तो भारत ने भी अपने फॉरवर्ड पोस्ट को पुलों से जोड़ रखा है और इनके जरिए अपने नीलांग घाटी में सेना के जवान पहुंच रहे हैं। चीन की सरहद के करीब भारतीय सेना में हलचल दिखाई पड़ रही है। भारत चीन के सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर नीलांग घाटी का यह इलाका समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर 1985 में बना यह लंका ब्रिज सरहद पर डटे जवानों के लिए बेहद अहम है। सामरिक तौर पर चीन से लगने वाली सरहद को जोड़ने वाला ये अहम पुल है। और अब सामने का इलाका अगर आप देखें तो ये नीलंग घाटी का इलाका है। जानवी नदी यहाँ पर भागीरथी से मिलती है। इन इलाकों में चीन की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को देखा जा सकता है। चीन की हर हरकत पर सेना की नजर है। किसी भी हिमाकत का चीन को करारा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, नीलांग घाटी, आज तक।
इधर अरब सागर से चला चक्रवाती तूफान निसर्ग ठंडा पड़ा तो उधर लद्दाख में 1 महीने से घुसपैठ करने वाला चीन भी ठंडा पड़ चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई तो लाइन पर चीन आ गया। उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि भारत और चीन अपने मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझाने में सक्षम है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया जब एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए तो कोरोना वाले चीन की हालत खराब होने लगी। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फोन पर करीब 25 मिनट तक बात की। ये बातचीत तो दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर हुई, लेकिन दो महाशक्तियों की दोस्ती से चीन को अपनी हैसियत का पता चल गया। नतीजा ये हुआ कि सरहद पर बीते 1 महीने से जोर जबरदस्ती और अवैध घुसपैठ करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये हम दोनों देशों का आपसी मसला है और हम बातचीत से सुलझा लेंगे। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया, जो इसी साल अमेरिका में होनी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है। अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही, बल्कि असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है, जो पूर्वी लद्दाख में बीते 1 महीने से चल रहा है। वैसे भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि लद्दाख में वो चीन की दादागिरी को चलने नहीं देगा। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। कोरोना के वायरस ने चीन को दुनिया की नजर में एक विलन बना दिया है। भारत के लिए चीन न सिर्फ कोरोना के कारण आंखों में खटकता है, बल्कि लद्दाख में जब तब उसका नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण भी तनाव का कारण बनता है। इस बीच दुनिया की राजनीति तब गर्मा गई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. हालांकि भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा। वैसे अब दोनों देशों के बीच सुलह समझौते की एक नई बातचीत शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का स्तर और ऊंचा होगा। दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर आमने सामने होंगे। मुलाकात और बातचीत की तारीख 6 जून को तय की गई है। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लद्दाख पर चीन की हरकतें अब उसके लिए भारी पड़ रही हैं। अमेरिका का रुख भी बताता है कि वो LOC पर चीन की घुसपैठ से खुश नहीं है। ऐसे में 6 जून से होने वाली बातचीत के सकारात्मक नतीजों का इंतजार है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला पूरी दुनिया में गर्मा गया है। तमाम देशों में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के तमाम राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। एथेंस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक हो गई है और अमेरिकी एम्बेसी पर बम भी फेंका गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इन दिनों हिंसा और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के गुस्से की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं।
आप न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मेडिकल कर्मियों ने इस मौत के प्रति कैसे नाराजगी जाहिर की। सैकड़ों की संख्या में लोग न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर जुटे और घुटनों के बल बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोगों ने ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं कैलिफोर्निया में भी नाराज प्रदर्शनकारी का हुजूम जमा हुआ और सड़कों पर लेटकर ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पेट के बल जमीन पर लेटे लोगों ने हाथ पीछे कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा, जबकि पूरा अमेरिका कोरोना वायरस के डबल अटैक का सामना कर रहा है। जबकि वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अचानक भड़क उठा और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर खाली बोतलों से हमला बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के खिलाफ नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं व्हाइट हाउस के बाहर अब भी प्रदर्शनकारी जमा हैं, जबकि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 25 मई को मिनेसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। महज $20 के जाली नोट चलाने के आरोप में जॉर्ज को पकड़ा गया था और एक पुलिस वाले ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को पांव से तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसी घटना से अमेरिका में भारी उबाल है। न सिर्फ अश्वेत समुदाय के लोग बल्कि श्वेत भी इसे लेकर सड़कों पर हैं। आज तक ब्यूरो। केरल में एक गर्भवती मादा हाथी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। केरल के मलप्पुरम की ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। यहाँ एक गर्भवती मादा हथनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विस्फोटक से उसके दांत भी टूट गए थे। इसके बाद भी मादा हथनी ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो वेलियार नदी पहुंच गई, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथनी की उम्र 14 से 15 साल रही होगी। वन विभाग के अधिकारियों को यह हथनी 25 मई को मिली थी। 27 मई को नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार नहीं हो सका। बीजेपी सांसद और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने केरल सरकार पर सवाल उठाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। वन विभाग ने गर्भवती मादा हथनी की हत्या करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी हथनी को इस तरह से विस्फोटक खिलाकर मारा गया है। आज तक ब्यूरो।